हम लोग पढ़ रहे हैं गति के नियम। और पिछले क्लास में हम लोगों ने गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़ लिया है। उसके बारे में क्वेश्चन करना रह गया है, तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग न्यूटन के गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे। गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये नियम कहता है कि प्रत्येक, इस नियम के अनुसार, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, नहीं याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो इस नियम को हम लोग कहते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिया। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा है वही, प्रत्येक क्रिया के बराबर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो दूसरी वस्तु जो बल लगाई है, विपरीत दिशा में लगाई है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया। क्या हुआ? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिया, कि मतलब उस वस्तु ने क्रिया की है और दूसरी वस्तु भी ठीक उसी बल के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसको हम लोग प्रतिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वही, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। ओके। यदि दो वस्तुएं ए तथा बी
एक दूसरे पर F बल लगाती हैं, एक दूसरे पर बल लगाती हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार एफ ए बी सदिश बराबर होगा माइनस एफ बी ए सदिश के। आप लोगों को पता है कि बल एक सदिश राशि है और सदिश को दिखाने के लिए हम लोग उसके सिंबल के ऊपर एक तीर लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे F बल लग रहा है, ये दोनों वस्तुएं A और B एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी ए के, जहाँ एफ ए बी बराबर है वस्तु A द्वारा वस्तु B पर लगाया गया बल तथा एफ बी ए बराबर है वस्तु B द्वारा वस्तु A पर लगाया गया बल, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ये माइनस, ये जो ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है ये केवल इतना ही बताता है कि ये एफ बी ए जो है एफ ए बी के ठीक विपरीत दिशा में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एफ ए बी का परिमाण, ये परिमाण दर्शाने के लिए हम लोग दो लाइन आगे पीछे खींचते हैं। परिमाण हमेशा बराबर रहेगा एफ बी ए के, परिमाण बराबर रहेगा, बस दिशा विपरीत होती है, इसलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा हुआ है और परिमाण बराबर होता है। आपको परिमाण के बारे में भी पता है कि परिमाण एक अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, ओके। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि हम लोगों को दिखाई देते हैं हमारे आम जीवन में। तो इस नियम के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें से पहला हम लोग कह सकते हैं मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। हम लोग कैसे चल पाते हैं, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम द्वारा ही संभव है। पृथ्वी पर चलना, जब कोई मनुष्य, केवल मनुष्य ही नहीं, ये जानवरों के लिए भी लागू है, हम लोग केवल बात करें यहाँ पे मनुष्य की, ठीक है। जब कोई मनुष्य पृथ्वी पर चलता है तो वह पृथ्वी पर अपने पैर से पीछे की ओर बल, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रिया या फिर क्रिया बल, लगाता है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा मनुष्य के पैरों पर, मनुष्य क्या किया, पीछे की ओर बल लगाया, तो इसके ठीक प्रतिक्रिया बल लगेगा, यानी कि पृथ्वी जो है आगे की ओर बल लगाएगी। पृथ्वी द्वारा मनुष्य के पैरों पर आगे की ओर इसके ठीक बराबर, इसके बराबर
प्रतिक्रिया बल लगता है जिससे वह आगे की ओर चलता है। ठीक। इसका दूसरा उदाहरण है, नाव से किनारे पर कूदना। अगर आप लोग कभी नाव पर बैठे हैं और नाव पर से उतरते हैं तो ये आप लोग ज़रूर देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर ढकेलता है और ढकेलता है। ठीक है। उसकी प्रतिक्रिया के कारण नाव व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है और मनुष्य किनारे पर पहुंच जाता है। किनारे पर पहुंच जाता है तथा नाव पीछे की ओर गतिशील होती है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। नंबर तीसरा एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली चलाने पर। आप लोग तो गोली नहीं चलाए होंगे, लेकिन जो लोग चलाते हैं, जैसे हमारे सीमा पर जवान अगर गोली चलाते हैं तो उन पर बंदूक जो है पीछे की ओर बल लगाती है, इसीलिए वो लोग कंधे पर बंदूक रख कर के चलाते हैं ताकि झटका लगे तो उसको सहन कर सकें। अगर हाथ से बड़ी बंदूक चलाएंगे तो उस पर बहुत तेज़ झटका लगता है जिससे हाथ टूट भी सकता है। ठीक है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसमें भरे बारूद की तुरंत गैस बन जाती है। गैस बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा गोली चलाने के बाद धुआं निकलता है बंदूक से, बन जाती है, जो
फैलकर गोली को तीव्रता से, मतलब तेज गति से, तीव्रता से बाहर की ओर ढकेल देती है। ठीक। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे गोली चलाने वाले पर पीछे की ओर झटका लगता है। ओके। इस तरह से हम लोग गति के तीनों नियम पढ़ चुके हैं और अब हम लोग जान गए हैं कि जब भी किसी गतिमान वस्तु अथवा विरामावस्था में स्थित वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य बल को ही हम लोग असंतुलित बल भी कहते हैं, तो बाह्य बल लगाने पर उसकी गति में परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन केवल 3 नियमों का पालन करता है और वही तीनों नियम गति के नियम कहलाते हैं, जिसको हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोगों को एक अगला इम्पॉर्टेंट नियम पढ़ना है, वो है संवेग संरक्षण का नियम, या फिर कहें संवेग संरक्षण। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके। इसको समझने के लिए हम लोगों को गति के द्वितीय नियम में एक बार फिर से प्रवेश करना पड़ेगा। तो गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल, जिसको कि बाह्य बल भी कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में करके, बाह्य बल, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है, क्योंकि गति का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा उसकी गति में परिवर्तन नहीं होगा। उसी को हम लोग असंतुलित बल भी कहते हैं, अथवा ये भी कहते हैं बाह्य बल भी कहते हैं। ठीक है। तो द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के अनुदिश बल, मतलब बाह्य बल की दिशा वाले बल, मतलब यही हुआ कि बाह्य बल ही है, सीधी सीधी बात, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो इसी नियम से ये संवेग संरक्षण का नियम निकल के सामने आता है, जो ये कहता है, इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का, अब ये निकाय क्या है, किसी निकाय का, अभी बताते हैं, संयुक्त, किसी निकाय का संवेग, या फिर किसी निकाय का कुल संवेग सदैव नियत रहता है। ठीक है।
तो चलिए जानते हैं निकाय क्या होता है। निकाय के बारे में आप लोग बस केवल इतना जानिए कि वस्तुओं का समूह जिस पर हम लोग भौतिक होने वाले भौतिक प्रभावों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं निकाय। जैसे कि आपके पास एक झोला है, उसमें ढेर सारे सेब भरे हुए हैं, तो आप अगर झोले को बल लगा करके उठाएंगे तो बल तो आप झोले पे लगाएंगे लेकिन पूरे सेब उठ जाएंगे आपके साथ, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिक प्रभाव तो हम लोग केवल बल लगाए हैं जो कि झोले पे लगाए हैं, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ा है, पूरे सेब पर भी पड़ा है। तो अगर हम लोग इस तरह की कंडीशन कहीं आती है और उसका हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक निकाय का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और संवेग संरक्षण का नियम यही बताता है कि अगर बाह्य बल हम लोग न लगाएं तो निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। चूंकि न्यूटन के द्वितीय गति के द्वितीय नियमानुसार F बराबर हमको मिला था डेल्टा P बटा T, ये मिला था। तो आप लोग कहेंगे कि सर द्वितीय नियम तो केवल इतना कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर जो है बल के अनुक्रमानुपाती होती है, आपने तो बराबर लिख दिया। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लिखा था F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बटा T, और हम लोगों ने ये समानुपाती का चिन्ह जब हटाया था तो वहाँ पर बराबर करके एक नियतांक लगाया था, K लगाया था, और हमको K का मान मिला था 1। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं F बराबर डेल्टा P बटा T, हो गया। यदि, और जहाँ पे ये F क्या है वो बाह्य बल ही होता है, असंतुलित बल, ठीक है। यदि बाह्य बल यानी कि F बराबर हो 0 के, क्योंकि बाह्य बल अनुपस्थित है इसका मतलब F 0 है, तब हमको क्या मिलेगा, डेल्टा P बटा T बराबर मिलेगा 0, अथवा डेल्टा P हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो T का 0 में गुणा होगा और डेल्टा P मिल जाएगा 0। अब ये डेल्टा P क्या है, संवेग में परिवर्तन कैसे पता करते हैं। अगर प्रारंभिक संवेग P1 हो और अंतिम संवेग P2 हो तो हम लोग कहते हैं परिवर्तन हुआ है डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1, ठीक है। तो यही है डेल्टा P। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं अथवा डेल्टा P2 माइनस P1 बराबर 0, अथवा हम लोग कहेंगे P1 बराबर P2। और यही संवेग संरक्षण का नियम है, जहाँ P1 बराबर है कुल प्रारंभिक संवेग और P2 है कुल अंतिम संवेग। अब हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, इसको मत लिखिएगा, ये तो समझाने के लिए था, बाकी सब लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम यहाँ तक। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर संवेग संरक्षण का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण में आप लोग देखेंगे माना M1 व M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक सरल रेखा में U1 व U2 वेग से
गतिशील हैं, गतिशील हैं जहाँ u1 बड़ा है u2 से। ठीक है, अब ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, u1 बड़ा है u2 से? तो हम लोग करना क्या है कि दो वस्तुएं, एक m1 द्रव्यमान की है, दूसरी जो है m2 द्रव्यमान की है, दोनों एक ही दिशा में सरल रेखा में u1 और u2 वेग से गति कर रही हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों को टकराना है। जब ये टकराएंगे तो इनके वेग में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इनके वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन आएगा। तो अगर हम लोग ये सिद्ध कर दें कि टकराने के पहले संवेग और टकराने के बाद में संवेग बराबर हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये संवेग संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है ना। तो यहाँ पर दो पिंड हैं, u1 और u2 वेग से एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो u1 और ये m1 और m2 टकराएंगे कब, जब u1 बड़ा होगा u2 से। क्यों? क्योंकि ये अगर साइकिल वाला आगे जा रहा है, उसके जो पीछे वाला चल रहा है उससे तेज़ नहीं चलेगा, तो उससे आगे कैसे निकलेगा, है ना। तो इसको टकराना है, तो टकराने के लिए u1 को बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये टकरा पाएगा, नहीं तो नहीं टकरा पाएगा। ओके। और जब ये दोनों टकराएंगे, ये रहेगा टक्कर के पहले, फिर ये दोनों टकराएंगे आपस में, ये टक्कर के समय ये दोनों पर एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। इसको मान लेते हैं ये पहला पिंड है या पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। तो ये पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु जब टकराएंगे तो पहला वस्तु दूसरा वस्तु पर बल लगाएगा जो कि इधर की तरफ होगा, और उसको हम लोग नाम देंगे F12। और दूसरा वस्तु ठीक प्रतिक्रिया के नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से दूसरा वस्तु पहले पे बल लगाएगा ठीक विपरीत दिशा में, F21, है ना। क्योंकि टकरा रहा है पहला वाला जाके दूसरा से, ना कि दूसरा वाला पहला से टकरा रहा है ना। तो पहला टकराएगा तो दूसरा उस पर प्रतिक्रिया के नियम से विपरीत दिशा में बल लगाएगा। और टकराने के बाद क्या होगा, इन दोनों का वेग बदलेगा, और हो सकता है कि एक ही दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में जाएं। हम मान लेते हैं कि एक ही दिशा में दोनों वेग बदल गया है, v1 और v2 हो गया है। m1 और m2 द्रव्यमान पहले भी था, बाद में भी है। ये पहला पिंड है, दूसरा पिंड है। तो टकराने के बाद कुछ ये स्थिति हो जाती है, टक्कर के बाद। तो यही बातें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये टक्कर के पहले है, ये टक्कर के समय है, ये टक्कर के बाद। ठीक। गेंदों पर कोई बाह्य बल अथवा असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों तो जा रहे हैं। हम लोग दो वस्तुएं हैं जिनको हम लोग फेंक दिए हैं एक ही दिशा में। ठीक है, ये अपने वेग से जा रही है, ये दूसरे अपने वेग से जा रही है। ओके। तो इसका मतलब है कि उस पर कोई बल लग नहीं रहा है, केवल दोनों जा रहे हैं। कोई कार्य नहीं कर रहा है, बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। ओके, कार्य नहीं कर रहा है। कितना बार हो गया, नहीं कर रहा है। यदि दोनों वस्तुएं समय t पर टकराती हैं तो गेंद तो वस्तु एक वस्तु दो पर F12 बल लगाती है तथा
वस्तु दो वस्तु एक पर F21 प्रतिक्रिया बल लगाती है। प्रतिक्रिया बल लगाती है तथा टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हो जाता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है। अतः न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार द्वितीय नियम क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो F12 है, यानी कि जो पहला वस्तु है दूसरे वस्तु पे बल लगा रहा है, वो क्या होगा? वो बराबर होगा m, पूरा लिख देते हैं, डेल्टा P1 बटा T। P1 क्या है? पहली वस्तु का संवेग, और डेल्टा बताता है कि पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन। तो आप लोग अगर न्यूटन का द्वितीय नियम एक बार फिर से खोल के देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि संवेग परिवर्तन की दर आ जाएगी m1 v1, पहले पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, पहले वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आएगी m1 v1 माइनस u1 बटा t। तथा और अगर हम लोग सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो इसके ऊपर तीर लगा देंगे। ठीक है। तथा F21 हमको मिल जाएगा डेल्टा P2 बटा T, जो कि आएगा m2 v2 माइनस u2 बटा T, क्योंकि जो पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग है u1 है और अंतिम वेग है v1। दूसरे वस्तु का प्रारंभिक वेग है u1, अंतिम वेग है u2 और अंतिम वेग है v2। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोगों को F12 और F21 मिल जाएगा। चूँकि गति के तृतीय नियम मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हमको पता है कि F12 सदिश बराबर होगा माइनस F21 सदिश के। ठीक। तो F12 सदिश अगर लिखना चाहें तो इसको सदिश रूप में लिख दीजिए। सदिश, ये भी सदिश राशि है, ये सब सदिश राशि हैं। m1 सदिश राशि नहीं है, v1 u1 सदिश राशि हैं। तो इस तरह से हमको सदिश रूप में मिल जाएगा। तो तृतीय नियम से हमको पता है कि ये दोनों इतने के बराबर होते हैं, अथवा यहाँ पर इन दोनों का मान रख दीजिए तो हमको मिलेगा m1 v1 माइनस u1 बराबर बटा t बराबर m2 माइनस v2 माइनस u2 बटा t से t कट जाएगा, और अगर इसको फिर गुणा कर देंगे तो हम लोग, ये कट गया, इसको लिख सकते हैं, अथवा m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर होगा माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, इतना आ जाएगा।
अब हम लोग इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा? इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर, तो हमको मिल जाएगा अथवा M1V1 प्लस M2V2 बराबर M1U1 प्लस M2U2। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बाएं तरफ में जितना भी राशि है ये संवेग का योग है, लेकिन कब? टक्कर के बाद, यानी कि अंतिम संवेग। तो हम लोग कहेंगे कि ये अंतिम संवेग है बराबर ये प्रारंभिक संवेग है, और ये अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग जब बराबर होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि संवेग संरक्षित है। तो हमको यहाँ से मिल गया यही संवेग संरक्षण का नियम भी है। ठीक, तो हम लोग देखें कि हमारे पास एक निकाय था, निकाय में दो वस्तुएं थीं, और दोनों वस्तुएं जब टक्कर कर रही हैं तो टक्कर के समय, टक्कर के बाद और टक्कर के पहले हम लोग देखते हैं इन सभी नियमों का इस्तेमाल करके, गति के नियमों का इस्तेमाल करके, तो हमको मिलता है कि संवेग संरक्षित रहता है। ओके, तो बल और गति का ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो गया है, लेकिन आज लग रहा है क्वेश्चन हम लोग नहीं हल कर पाएंगे, तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है।